आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हम पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें कि क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट टू द फाइनेंशियल पैटर्न और द प्रोपोर्शन ऑफ यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज इन रेजिंग फंड। इसका क्या मतलब हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो रिलेट करता है कि हमारा फाइनेंसिंग पैटर्न क्या है या तो द प्रोपोर्शन ऑफ यूजिंग ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो यहाँ पे है वो डील कर रहा है कि हमारा फाइनेंशियल पैटर्न क्या है और साथ ही साथ हम डिफरेंट सोर्सेज से फंड कैसे रेज कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज से फंड कैसे रेज कर रहे हैं। ठीक है, रेज कैसे कर रहे हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम देखें, द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम ओनरशिप पे देखें तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर को या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को किस कैटेगरीज में डाल सकते हैं, ओनर्स फंड या बोरोड फंड। ठीक है, आगे देखें। और ओनर जो फंड होता है वो कंसिस्ट होता है किसमें, इक्विटी में। ओनर जो फंड होता है वो किसमें कंसिस्ट होता है, इक्विटी में। ठीक है, आगे देखें। अगर हमने ये देखा कि अगर हम सोर्सेज ऑफ फंड देखें, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड देखें किसके बेसिस पे, जैसे हमने पढ़ा था ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप के बेसिस पे हमने टू टाइप्स ऑफ फंड पढ़े, पहला है ओनर्स फंड और सेकंड है ओनर्स फंड और सेकंड है बोरोड फंड, जैसे अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, बोरोड फंड। अब ओनर फंड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और साथ ही साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स और सरप्लस। यहाँ लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, या रिटेन्ड अर्निंग। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देखें। बोरोड फंड कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ लोन्स। तो बोरोड फंड किस फॉर्म में होता है, या तो लोन्स में होता है, ठीक है, या तो डिबेंचर्स में होता है। ठीक है, लोन्स में होता है। ओके, डिबेंचर्स में होता है, हाँ डिबेंचर्स में भी होता है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स में भी होता है। ठीक है, जो बाहर से लिया गया हो। ओके, पब्लिक डिपॉजिट से भी होता है, या सोन, या हमें लिख सकते हैं ईटीसी। ठीक है, होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व या सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग। और साथ ही साथ अगर हम बोरोड फंड को देखें तो वो फॉर्म किस में हो सकता है, लोन में हो सकता है, डिबेंचर में हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट में हो सकता है, एक्सेट्रा। होप आपको क्लियर है। सोर्सेज ऑफ फंड ओनरशिप पे बेस्ड होंगे, तो ओनर फंड या बोरोड फंड। ओनर फंड में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम ये देखें, लोन्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट या डिपॉजिट, वो बोरोड फंड का पार्ट आ जाता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। These may be borrowed from bank and other banking institution, debenture holders and public। तो अगर हम ये देखें, जो बोरोड फंड है हम किससे ले सकते हैं, हमने कहा कि लोन है, डिबेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट है, इन सबको हम किससे ले सकते हैं बताइए। इसको हम ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ओके, इनको हम ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हमने पढ़ लिया, डिबेंचर होल्डर से। ओके, और या तो पब्लिक से। अब आपको समझ में आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, और साथ ही साथ डिबेंचर होल्डर्स, ये, और साथ ही साथ पब्लिक। ओके, आगे देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, ध्यान से पढ़ें। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्स बिटवीन द ओनर्स या बोरोड कैपिटल। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर वो किस पे डिपेंड करता है, कितना हमारा बोरोड फंड है और साथ ही साथ कितना मिक्स हमारे ओनर फंड में है। होप आपको क्लियर हो गया, कितना हमारा ओनर फंड है और कितना बोरोड फंड है, उसका जो मिक्सचर होता है वो क्या कहता है, कैपिटल structure. These are referred as equity and debt in the subsequent text. तो अगर ओनर्स फंड है तो हमें पता है इक्विटी होता है, तो हम ये इसको कह सकते हैं और इक्विटी, और बोरोड फंड को हम क्या कह सकते हैं, डेप्ट। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देखें। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेप्ट और इक्विटी रेशियो में। ठीक है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, और डेप्ट अपॉन इक्विटी क्या होता है, एज प्रोपोर्शन टू द डेप्ट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। अगर हम देखें तो डेप्ट डिवाइडेड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी।
ओके अगर हमारे को डेप्ट इक्विटी को देखना है इन अ फॉर्म ऑफ या प्रोपोर्शन टू इक्विटी, हमारा डेप्ट कितना है तो हम लिखेंगे डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। लेकिन अगर हम टोटल कैपिटल पे बेस करें कि हमारा डेप्ट का अमाउंट टोटल कैपिटल में कितना है, तो हम कह देते हैं कि डेप्ट डिवाइडेड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। होप आपको क्लियर हो गया। ओके आगे देखें क्या लिखा हुआ है। डेप्ट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कनेस ऑफ द फर्म। अगर हम ये देखें कि डेप्ट और इक्विटी में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो डेप्ट और इक्विटी में फ़र्क यही होता है कि उनकी कॉस्ट डिफरेंट होती है और साथ ही साथ जो रिस्क उनसे रिलेटेड होता है वो भी डिफरेंट होता है। होप आपको समझ में आ गया। ओके अगर हम ये देखें कि जो डेप्ट होती है या इक्विटी है वो किस पे डिफरेंशिएट करेंगे, इनकी कॉस्ट भी अलग होगी और साथ ही साथ इनका रिस्क भी अलग होगा। ओके जब हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट देखते हैं वो लोअर होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो होती है वो लोअर होती है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। होप आपको क्लियर हो गया। ये शॉर्ट फॉर्म है अगर हमारे को कॉस्ट ऑफ डेप्ट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी का लिखना है, ठीक है, ये सिंबलाइज करता है कि हमारे को क्या लिखना है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट का क्या मतलब हुआ, केडी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ओके, उस जो होता है लोअर होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, के ई क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म बिकॉज लेंडर रिस्क इज लोअर देन इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क। ओके जब हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट देखा, उस कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमेशा कम होगा किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। क्यों होगा, क्योंकि जो लेंडर रिस्क होता है, लेंडर मतलब कि जो बोरो करवा रहा है हमारे को, या जो हमारा लेंडर है जो हमारे को बोरोड फंड दे रहा है, उसका रिस्क हमेशा कम होता है किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं साथ साथ। ओके लेंडर अर्न ऑन द अश्योर्ड रिटर्न एंड द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। क्या मतलब हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्यों कम होता है, क्योंकि जो लेंडर का होता है उसको हम क्या दे देते हैं, अश्योर्ड रिटर्न दे देते हैं, उनको तो देना ही देना है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इक्विटी, ठीक है, इसलिए उनकी कॉस्ट कम होती है और मतलब कि उनकी जो पेमेंट होती है, रीपेमेंट भी हम बहुत जल्दी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको फिक्स्ड अमाउंट पे देना होता है। ओके आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ, एंड देयरफॉर दे शुड रिक्वायर लोअर रेट ऑफ रिटर्न। इसलिए उनको परमानेंट चाहिए कि इतना रिटर्न उनको मिलना ही है। तो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, हम लिखे कॉस्ट ऑफ डेप्ट का रेट ऑफ रिटर्न भी क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी ज़्यादा मांगता है, लेकिन साथ ही साथ अगर इक्विटी को हमारे को पे करना है तो हमारे लिए प्रॉफिट होने चाहिए, और साथ साथ हमारे को डिबेंचर्स को पे करने के बाद ही हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को अमाउंट पे कर सकते हैं। होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके आगे देखें, एडिशनली द इंटरेस्ट पेड ऑन द डेप्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। हमें पता है कि अगर हमारे को टैक्स पे करना है तो टैक्स पे करने से पहले जो हमने डेप्ट या बोरोड फंड लिया है उसका इंटरेस्ट हमारे को पे करना पड़ता है। उसके बाद जितना नेट पेबल होता है या नेट इनकम होती है हमारी, उस पर हम टैक्स देते हैं, ठीक है। जब हमारे को हमारी नेट पेबल जो हमने इनकम दी है, क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, अगर हमारी ग्रॉस इनकम है, ठीक है, ग्रॉस इनकम में से हम क्या माइनस कर देते थे, इंटरेस्ट माइनस कर देते थे, किसके, डिबेंचर्स का। उसके बाद जब हमारी नेट इनकम आती है उस पर हम इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं, तो एक तरह का क्या मिल जाता है, एक डिडक्टेबल एक्सपेंस हो जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन जब हम डिविडेंड को पे करें तो डिविडेंड हमारा तभी पे होता है जब हम टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। डिविडेंड आर पेड ऑन आफ्टर प्रॉफिट, और वो भी टैक्स पे करने के बाद, ठीक है। तो डिविडेंड कैसे पे होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे हम क्या पे कर देते हैं, डिविडेंड को। होप आपको क्लियर हो गया। ओके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेब्ट देयरफॉर इज लाइकली टू लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अगर हम ये देखें, जब हम इंक्रीज कर देते हैं यूज किसका, बोरोड फंड का, तो हम ये देखते हैं कि लोअर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है, किसकी, फर्म की, जो प्रोवाइड करती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स अनइफेक्टेड। जब हम लोअर कॉस्ट ले लेते हैं किसकी, डेप्ट की, ठीक है, जब हम डेप्ट को ज़्यादा ले लेते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, किसकी, फर्म की। और साथ ही साथ जब हम देखेंगे जो कॉस्ट होती है इक्विटी की वो अनअफेक्टेड रह जाती है। होप आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। ओके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, Impact of the change in the debt equity ratio upon the earning per share is dealt with the greater detail later in the chapter। क्या मतलब हुआ, हम देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट है डेप्ट इक्विटी रेशियो का किस पे, अर्निंग पर शेयर का, जो हम डील करेंगे लेटर चैप्टर में। ओके आगे देखें, डेप्ट इज चीपर बट मोर रिस्की अबाउट अ बिजनेस। ठीक है, हमने देखा था कि डेप्ट क्या होता है, डेप्ट चीपर होता है, बोला था कि डेप्ट जो होता है वो क्या होता है, चीपर होता है, लेकिन साथ ही साथ जो उसका रिस्क होता है,
हमने रिस्क भी देखा था, जो रिस्क होता है वो क्या होता है, हाई होता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, क्यों होता है, बिकॉज द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ द कैपिटल प्रिंसिपल, ठीक है, जब हम देखते हैं कि जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है या जो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल है वो ऑब्लिगेटरी होता है, ठीक है, जो रिस्क होता है हाई होता है। और साथ ही साथ हमने ये देखा था जो डेब्ट का अमाउंट होता है, चाहे वो इंटरेस्ट का हो चाहे वो प्रिंसिपल का हो, ठीक है, वो सारा कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी मतलब कि ऑब्लिगेटरी है हमारे लिए कि हमारे को पहले शेयर होल्डर से पहले किसको देना है, डिबेंचर्स को। होप आपको पॉइंट क्लियर है। ओके, आगे बढ़ें, क्या होता है, एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग दिस कमिटमेंट मे फोर्स द बिजनेस टू गो इनटू लिक्विडेशन। क्या मतलब हुआ कि कोई भी डिफॉल्ट मीटिंग हो जो कमिटमेंट में, मे फोर्स द बिजनेस टू गो इनटू लिक्विडेशन। अगर हमारी कोई भी चीज डिफॉल्टेड हो गई या हमारी कोई गलती हो गई तो वो हमारी कंपनी को या हमारे बिजनेस को लिक्विडेट कर देती है। ओके, देयर इज नो सच कंपल्शन इन अ केस ऑफ इक्विटी। ओके, अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे डेप्ट है, ठीक है, हमारा कोई डिफॉल्ट हो गया डेप्ट में, तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि हम पे नहीं कर पाए तो हमारे को लिक्विडेट करनी पड़ेगी कंपनी को। क्योंकि लिक्विडेट क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को डेप्ट का अमाउंट पे करना है। लेकिन अगर हम वही चीज इक्विटी को देखें, ठीक है, इक्विटी को देखते हैं, अगर उसमें कोई डिफॉल्ट आ जाता है तो क्या शेयर होल्डर रुक जाएंगे, हाँ शेयर होल्डर हो जाएंगे और लिक्विडेशन क्या नहीं होगी। ओके, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देयरफॉर कंसीडर रिस्कलेस ऑफ द बिजनेस। इस वजह से इसको हम ये कह देते हैं कि वो रिस्क फ्री हो जाते हैं। हाँ, कौन रिस्क फ्री हो रहा है, कंपनी रिस्क फ्री हो रहा है। चाहे कोई डिफॉल्ट होगी इक्विटी में पे करने में, लिक्विडेट तो होगा ही नहीं। ओके, होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। हायर यूज ऑफ डेप्ट इंक्रीज द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ऑन द बिजनेस। अगर हम ये देखें कि हम ज्यादा ही डेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो डेप्ट को अगर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये देखेंगे जो फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं बिजनेस के वो भी हाई हो जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल जो चार्जेस होते हैं वो भी हाई हो जाते हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट इंक्रीज यूज ऑफ डेप्ट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस। इस वजह से अगर हम ये कहें कि जो डेप्ट का अमाउंट अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या हो जाता है, फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या मतलब होता है, अगर हमने कोई रिस्क दिया है, क्या मतलब अगर हमने कोई अमाउंट दिया है और बाई चांस आगे वाला बंदा रीपे ही ना कर पाए, ओके, तो ये हो जाता है फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है या बोरो किया है किसी से, ये किसी ने हमसे बोरो किया है और वो रीपे ना कर पाए। होप आपको क्लियर है। ओके, आगे देख लेते हैं, फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट द पेमेंट ऑब्लिगेशन। अगर क्या होगा, जो फर्म ने बोरो करवाया है, ठीक है, बोरोड फंड किया है, तो क्या होगा अगर वो वापस नहीं मिलेगा तो जो पेमेंट ऑब्लिगेशन होगी जो फर्म ने देनी है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि जो फर्म मतलब हमारी जो कंपनी है वो फेल हो जाती है, क्या, ऑब्लिगेशन मतलब पेमेंट को देने के लिए। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़े, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस दस अफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। इसलिए हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हैं वो बिजनेस को वो अफेक्ट करता है, किसको, प्रॉफिटेबिलिटी को भी और फाइनेंशियल रिस्क को भी। ओके, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जैसे अभी पढ़ाया था, ये एक चांस होता है कि जो फर्म है वो अपनी ऑब्लिगेशन पेमेंट्स को पे नहीं कर पाएगी। मतलब कि अगर फर्म ने बोरो किया है कोई फंड और उसको हम रीपे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रीपे नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्म लिक्विडेट हो जाएगी। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, आगे देखें, a capital structure will be said to be an optimal when the proportion of debt and equity in that result in an increase in the value of equity share। तो क्या मतलब हुआ, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को देखें वो एक ऑप्टिमल कही जाएगी जब हम प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट को देखेंगे और इक्विटी को देखेंगे, वो रिजल्ट करेगा कि जो वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उतना ही डेप्ट चाहिए, क्या मतलब उतना ही डेप्ट चाहिए जिससे जो इक्विटी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमल डेप्ट। ठीक है, मतलब कि इतना डेप्ट हमारा ऑप्टिमल है क्योंकि इससे हमारी इक्विटी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखें, इन अदर वर्ड्स ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम्फेसाइज ऑन इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि इसका भी मोटिव क्या है, ये भी क्यों डिसीजंस ले रहा है, ताकि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो एम्फेसाइज कर सके किसका, शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का। ठीक है, शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके,
आगे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल। आगे देखें, जो डेब्ट का जो ओवरऑल कैपिटल में होता है क्या हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेल मी। उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, अगर देखें ये फर्म है, ठीक है, इसमें इतना डेब्ट है, ओके, इतना डेब्ट है और इतना इक्विटी है। ठीक है, जो डेब्ट वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। और जहाँ पे डेब्ट नहीं होता, इक्विटी होती है, उसको हम कहते हैं अनलेवरेज फर्म। क्या कहते हैं, अनलेवरेज फर्म। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। और आपकी बुक में फाइनेंशियल लेवरेज पे डिस्कशन है, तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कंप्यूट करते हैं, डिबेंचर अपॉन डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, जो फाइनेंशियल लेवरेज होती है इसमें हम कैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो से कर सकते हैं, या तो डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेब्ट का क्या प्रोपोर्शन है, इक्विटी से। लेकिन अगर हमारे को डेब्ट का प्रोपोर्शन ओवरऑल कैपिटल से देखना है, कि मतलब कि जितना हमारा डेब्ट है प्लस इक्विटी, तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन डी इज अ डेब्ट, ठीक है, डी क्या होता है, डेब्ट हो जाता है, और ई क्या हो जाती है, इक्विटी। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। As the financial leverage increases, जैसे जैसे फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज होता है, द फंड डिक्लाइन। ठीक है, जैसे जैसे हम ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि डेब्ट का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं वो डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज यूज ऑफ चेपर डेब्ट बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेज। होप आपको क्लियर हो गया। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं, क्या है, जो कॉस्ट ऑफ फंड होता है वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। क्यों डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि हम चीपर डेब्ट यूज कर रहे हैं। ओके, हम चीपर डेब्ट भी यूज कर रहे हैं, और साथ ही जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कैन सीन थ्रू ईबीईपीटी एनालिसिस। क्या मतलब, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग एनालिसिस एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, फॉलोइंग एग्जाम्पल है, उसको हमने देखना है। ओके, पहले हम ये देख लेते हैं आपका एग्जाम्पल क्या दे रखा है अबव केसेस में। ओके, ईबीटी और ईपीएस एनालिसिस का। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। द टोटल फंड कितने हैं, 30 लाख रुपीज। ओके, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। टैक्स रेट कितना है, 30%। ईबीआईटी क्या है, 4 लाख। और डेब्ट की क्या सिचुएशन है, एक सिचुएशन में हम डेब्ट को कर रहे हैं नील। ठीक है, सेकेंड में कर रहे हैं हम 10 लाख रुपीज, और सिचुएशन 3 में हम कर रहे हैं 20 लाख। हमारे पास टोटल फंड कितना है, बताइए। टोटल फंड में मतलब क्या हो जाता है, डेब्ट प्लस इक्विटी। ठीक है, डेब्ट प्लस इक्विटी का अमाउंट 30 लाख है। और फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस में हम डेब्ट को 0 ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये जितना भी अमाउंट है, टोटल फंड किस में है, सारे के सारे इक्विटी में। लेकिन अगर हम इसमें देखें, डेब्ट का अमाउंट कितना है, यहाँ पे 10 लाख है, और इसमें देखें तो उसका डेब्ट का अमाउंट कितना है, 20 लाख है। तो अब आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे डेब्ट 0 है तो मतलब सारा इक्विटी है। ओके, ईबीटी ईपीएस एनालिसिस को एक बारी ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है, कितना सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 है। ओके ओके, ईबीआईटी कितना है हमारा, 4 लाख। होप आपको ये क्लियर हो गया। 4 लाख रुपए ईबीआईटी है। ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट या टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट या टैक्स। होप आपको क्लियर है। इतनी अर्निंग जो हमारे को टैक्स भी हमने पे नहीं कर रखी, और साथ ही साथ अभी तक डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रखा। ठीक है, 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख। एक एक सिचुएशन को ध्यान से देखें। ओके, पहली सिचुएशन को हम देखते हैं पहले। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे 0। इंटरेस्ट 0 क्यों है, हमारे को सिचुएशन 1 में पता है कि हमने डेब्ट का इंटरेस्ट जो है, डेब्ट का अमाउंट कितना रेज किया, नील। ठीक है, सारी की सारी इक्विटी है, तो यहाँ पे डेब्ट तो इंटरेस्ट जो आएगा वो 0 ही आएगा, ऑफ कोर्स ही बात है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीज। होप आपको क्लियर है। और टैक्स कितना है, 120। टैक्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट देखें। टैक्स होगा 4 लाख पे हम कितना परसेंट टैक्स निकालेंगे, 30% पे करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो कैसे ये 4 लाख कहाँ से आया अगर आप पूछोगे, तो ईबीटी इंटू टैक्स रेट। होप आपको क्लियर हो गया। तो इस पे हमारा टैक्स का अमाउंट क्लियर आ जाता है, तो टैक्स हमारा आ गया 120। ओके, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा, मतलब कि अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या मतलब, ईबीटी माइनस टैक्स। ओके ओके, तो ईबीटी माइनस टैक्स मतलब 4 लाख माइनस 1,20,000, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,80,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ शेयर्स
3 लाख रुपीज़ है। ओके 3 लाख कैसे आया? 30 लाख को आप फेस वैल्यू से डिवाइड करें, मतलब ₹10 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 3 लाख रुपीज़ है। होप आपको क्लियर है। 10 रुपीज़ क्या है? फेस वैल्यू है किसकी? शेयर्स की। तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3 लाख, ठीक है, और ईपीएस कितना आएगा? 0.93। अब ईपीएस कैसे आया है बताइए? ईपीएस है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स से आपका आ जाएगा ईपीएस। होप आपको पॉइंट क्लियर है। ओके सिचुएशन 1 को हमने अच्छी तरह हैंडल कर लिया। अब सिचुएशन नंबर 2 को देखें क्या लिखा हुआ है। ईबीटी कितना है? ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, वो तो 4 लाख ही रहेगा। इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। अब आपको इंटरेस्ट कैसे आया? हमें पता है कि सिचुएशन 2 में हमारे 10 लाख रुपीज़ की बोरिंग थी। सिचुएशन 2 देख रहे हैं हम इस समय, ठीक है। सिचुएशन 2 में हमने क्या देखा कि हमारी 10 लाख की बोरिंग थी। ओके 10 लाख की बोरिंग में हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%, ठीक है। 10 लाख का आप अगर 10% करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़। ओके तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब ईबीटी क्या था? 3 लाख रुपीज़। ईबीटी कैसे आ जाता है? ईबीआईटी माइनस टैक्स। होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ओके आगे देखें, टैक्स कितना होगा? 90,000। 90,000 किस पे होगा? 3 लाख पे, ठीक है। सिचुएशन 2 में हमारे को टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? 3 लाख पे अगर हम 30% करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टैक्स? 90,000। होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या आया? 2,10,000। 2,10,000 कैसे आया? हमें पता ही है, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, माइनस टैक्स, तो आ जाएगा हमारा 2,10,000। मतलब कि 3 लाख में से हम 90,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,10,000। होप आपको क्लियर हो गया। ओके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख कैसे हो गए नंबर ऑफ शेयर्स बताइए? इसमें नंबर ऑफ शेयर्स काउंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे करेंगे? हमारे पास टोटल फंड कितने थे? 30 लाख। ओके टोटल फंड कितने थे? 30 लाख। और 30 लाख में से हमने माइनस कर दे कितने हमारे बोरोड फंड थे? 10 लाख। तो इक्विटी हमारी कितनी की रहेगी? 20 लाख की। 20 लाख को अगर हम डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू क्या है हमारी शेयर की? 10, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 2 लाख। होप आपको क्लियर हो गया कि 2 लाख कैसे आया। ओके 2 लाख के बाद हमारे को अर्निंग पर शेयर करना है। हमें पता है कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। होप आपको क्लियर है ना ये। ओके तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख को देखेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 1.05। होप आपको सिचुएशन 2 क्लियर हो गई। ओके अब सिचुएशन 3 में देखते हैं। सिचुएशन 3 का भी क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स 4 लाख है जैसे कि दिया हुआ है। ओके इंटरेस्ट कैसे आया? 2 लाख। बताइए इंटरेस्ट आएगा 2 लाख क्योंकि हमने सिचुएशन 3 में देखा है कि हमारी बोरोड फंड कितनी है? 20 लाख। और 20 लाख में अगर हमारा इंटरेस्ट है 10%, ठीक है 10% है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे यही चीज़ दे रखी है, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया? 2 लाख रुपीज़। कैसे आया? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। होप आपको क्लियर हो गया। ओके उसके बाद टैक्स रेट कितना है? 60%। 60% टैक्स रेट किस पे आएगा बताइए? 2 लाख पे अगर आप 30% करोगे तो 60,000 आ जाएगा। ओके और अर्निंग आफ्टर टैक्स 140 कैसे आएगा? अगर हम ईबीटी में से ईबीटी में से कितना माइनस करेंगे? टैक्स। ओके 2 लाख में से 60,000 गए तो 140 आ जाएगा। ओके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख रुपीज़। अब नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख कैसे हुए? क्योंकि हमारे पास टोटल 30 लाख रुपीज़ थी, ठीक है। 30 लाख में से हमने माइनस कर दिए 20 जो हमारे बोरोड फंड थे, तो 10 लाख बचे। 10 लाख में से अगर हम फेस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे 10 में तो हमारे कितने शेयर्स आ जाएंगे? 1 लाख रुपीज़। होप आपको क्लियर हो गया। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? 1,40,000। होप आपको समझ में आ गया ईबीटी ईपीएस एनालिसिस। ओके अब फर्दर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे देखें जो 3 सिचुएशंस दे रखी थी इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ें। The 3 situations are considered. There is no debt in situation 1। जैसे कि यही चीज़ जो एक्सप्लेन करी है इसको एक बारी रीड कर लेते हैं आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है। ओके 3 सिचुएशन आर कंसीडर्ड, जहाँ पे कोई डेप्ट नहीं है सिचुएशन 1 में, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में डेप्ट कितना था? 10 लाख का जैसे अभी हमने पढ़ा था। और थर्ड सिचुएशन में कितना डेप्ट था? 20 लाख का जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है। ऑल डेप्ट इज 10%। डेप्ट का इंटरेस्ट रेट कितना था? 10%।
समझ लिया? ओके, द कंपनी अर्न ₹0.93 पर शेयर इफ इट अनलेविड। अनलेविड का क्या मतलब था? कोई भी डेप्ट इंक्लूडेड नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, जब हमने डेप्ट देखा कि 10 लाख था तो हमारा ईपीएस था 1.05, और जब हमारा डेप्ट हायर हो गया, अगर हमने डेप्ट का इंक्रीज कर दिया तो ईपीएस हमारा राइज हो गया 1.40। तो व्हाई इज ईपीएस राइजिंग विद द हायर डेप्ट? जब हमने देखा कि ईपीएस की जो वैल्यू है हमारी क्यों इंक्रीज हो रही थी, हमने देखी थी 3 सिचुएशन में, तो आप इसका आंसर पढ़ेंगे हम, इट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द डेप्ट इज लोअर देन द रिटर्न। क्योंकि जो कॉस्ट होती है डेप्ट की वो लोअर होती है उसके रिटर्न से, जो कंपनी अर्न करती है किससे? फुल फंड से जो एम्प्लॉयड होते हैं। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द कंपनी इज अर्निंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक पॉइंट भी आएगा जहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बतानी होगी। होप आपने ये रेशियोज अकाउंटेंसी में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, जो कंपनीज की अर्निंग रेट होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 13.33। अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं हम? EBIT डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, मतलब कि जो उनका अर्निंग कितने करे थी? 4 लाख रुपीज, और टोटल फंड उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था? 30 लाख। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपको पता चलेगा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? 13.33। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है, दिस इज हायर देन द 10% इंटरेस्ट इट इज द पेइंग ऑन द डेप्ट फंड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये हायर देन है 10% इंटरेस्ट पे जो वो डेप्ट को दे रहे हैं। समझ में आ गई? जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी है? 13.33। ओके, और साथ ही साथ हमने देखा था कि हम डिबेंचर को इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 10% कर रहे हैं। तो इतना जो प्रॉफिट है 3.33% का, वो कंपनी का क्या है? वो प्रॉफिट है। होप आपको क्लियर हो गया? और इससे क्या हो गया? हायर यूज ऑफ डेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन ROI एंड द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंक्रीजेज द EPS। और इस वजह से हमने ये देखा जो डिफरेंस इनमें क्यों आ रहा है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में और या इंटरेस्ट हमने डिबेंचर में करना है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, कॉस्ट ऑफ जो डेप्ट है KD, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ठीक है, और साथ ही साथ जो डिफरेंस है ROI का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट और ROI का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज कर देता है किसका? EPS की वैल्यू को। होप आपको क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ लें, क्या लिखा हुआ है, दिस सिचुएशन ऑफ अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो एक तरह का हम ये कह देते हैं कि ये जो सिचुएशन होती है वो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होती है। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, होप आपको ये कंप्लीट हो गया और समझ में आ गया कि क्या बोलना है। ओके, आगे देखें, इन सच केसेस कंपनी ऑफन एम्प्लॉय मोर चीपर डेप्ट टू एनहांस द EPS। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे जो कंपनी होगी वो चीपर डेप्ट को इंक्रीज करने के लिए वो डेप्ट को इंक्रीज करेगी, ताकि क्योंकि जो इक्विटी है वो महंगी आएगी। ठीक है, सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ये जो प्रैक्टिस होती है कि हम डेप्ट को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि वो चीपर सोर्स है, तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। होप आपको क्लियर है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या मतलब होता है? जब हम चीपर सोर्स डेप्ट को इंक्रीज करते हैं EPS एनालिसिस में। ओके, आगे बढ़ें, द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर टू इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या हो जाता है? एक तरह का इंक्रीज प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, जो कंपनी इंक्रीज कर लेती है, कैसे? अपने इंटरेस्ट को पे करने के बाद। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग केस कंपनी वाई, ऑल डिटेल्स आर सेम एक्सेप्ट द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ₹2 लाख। जो हमने अबव केस पढ़ा था उसी को, जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसी को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। ओके, तो एक बारी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपनी वाई है, ओके, कंपनी वाई है, उसका EBIT क्या है? सिचुएशन पहले देखें, 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज है। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट कितना है? नील है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई बोरोड फंड किया ही नहीं। यहाँ पे 1 लाख का इंटरेस्ट और यहाँ पे 2 लाख का इंटरेस्ट। ठीक है, EBT कितना है? 2 लाख, 1 लाख और नील है। ठीक है, टैक्स रेट कितना हो गया? 60 हो गया, 30 हो गया और नील हो गया। आपको पता है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? लास्ट एग्जाम्पल में बताया, इसी को कंटिन्यू हो रहा है। EAT कैसे कैलकुलेट करते हैं, EBT कैसे करते हैं और इंटरेस्ट हमने पहले फर्दर पढ़ लिया है, तो बस हम रीड कर रहे हैं। तो 140, 70 और नील हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। और EPS में हमने 0.47, 0.35 और नील ये निकाला था। होप आपको क्लियर है कि ये सारी चीज़ें फिगर्स कैसे आई हैं। लास्ट एग्जाम्पल में या बिफोर हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा है उसमें हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी। ओके, आगे बढ़े, क्या होता है इन दिस एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है।
रीड करें। इन दिस एग्जाम्पल द ईपीएस ऑफ द कंपनी इज फॉलोइंग। इसमें क्या है कि जो ईपीएस ऑफ द कंपनी है, ठीक है, ईपीएस जो कंपनी की है वो फॉल हो रही है सेकंड एग्जाम्पल में विद इंक्रीज यूज ऑफ डेप्ट, क्योंकि हम जो डेप्ट का अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ईपीएस डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे हमने पढ़ा था कि जो ईपीएस थी वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, लेकिन इसमें ईपीएस जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इट इज बिकॉज, अब यहाँ इस एग्जाम्पल में ईपीएस डिक्रीज क्यों हो रही है एक बार देखें, बिकॉज द कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, क्योंकि जो आरओआई है वो लेस है किससे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द आरओआई फॉर द कंपनी इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 6.67, ठीक है। होप आपको क्लियर है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या चेंज लिया था, ईबीआईडी का चेंज लिया था फिगर में, बाकी सारी चीजें सेम थी, इसलिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके नहीं बताया। ओके, आगे बढ़ें। वेयर एज द इंटरेस्ट रेट ऑन द डेप्ट इज 10%, लेकिन जब हम डेप्ट रेट का देख रहे हैं वो तो पहले ही जैसा कांस्टेंट ही है 10%, इस वजह से हम देखें आरओआई की वैल्यू कम हो रही है और इस वजह से जो है हमारी ईपीएस भी रिड्यूस हो रही है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, इन सच केसेस यूज ऑफ डेप्ट रिड्यूसेस द ईपीएस। इस केसेस में क्या हो जाता है, जो डेप्ट का अमाउंट हो जाता है वो रिड्यूस कर देता है किसको, ईपीएस को। होप आपको क्लियर है। दिस सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, अब ये जो सिचुएशन आ जाती है वो कौन सी होती है, अनफेवरेबल होती है, अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है कंपनी के लिए, या अनफेवरेबल लेवरेज होता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देखें क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज क्लियरली अनएडवाइजेबल इन सच सिचुएशन, और अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, अनएडवाइजेबल है। ओके, इवन इन द केस ऑफ कंपनी एक्स रेकलेस यूजिंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट रिकमेंडेड, इसलिए अगर हम देखें कंपनी एक्स में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी रिकमेंड नहीं की गई है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द डेप्ट में एनहांस द ईपीएस बट एट द पॉइंट आउट अर्लियर, एक ये है कि एक सर्टेन पॉइंट पे हम देख सकते हैं जो ईपीएस है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हर केसेस में ईपीएस इंक्रीज नहीं होता अगर हम डेप्ट का अमाउंट इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ वो रेस करती है किसको, फाइनेंशियल रिस्क को। ओके, आगे देखें। आइडियली कंपनी मस्ट चूज द रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन, इसलिए कंपनी को अच्छा कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए रिस्क रिटर्न का, ओके, विच मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। रिस्क रिटर्न कॉम्पिटिशन अच्छा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके किसको, शेयर होल्डर्स वेल्थ को, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके शेयर होल्डर वेल्थ को। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देखें क्या लिखा हुआ है, द डेप्ट इक्विटी मिक्स दैट अचीव इट इज द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, इसलिए हम ये देख लेते हैं जो डेप्ट इक्विटी मिक्स होता है वो अचीव हो जाता है और ये एक तरह का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।